हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास जो है ना वो आपकी जनरल साइंस की होने वाली है और आज मैं फिर से आपके लिए टॉप नॉच सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में छपने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा, सभी लोग टेस्ट को कंप्लीट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलो भाई, सभी को जय हिंद भाई। एक कह रहा है फोन 14% चार्ज है। बता भाई, इसको पता है कि क्लास होने वाली है 7 सवा 7 बजे, तो फोन इसका 14% चार्ज है। अब पावर बैंक लगाओ, अपना चार्जिंग पे लगाओ, खड़े होकर क्लास देखो, है ना। प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट आप सभी को आज 20+ राइट करने का दे रहा हूं। सारे प्रश्न आपको ना बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे भाई। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मजा नहीं आ रहा है। लीजिए, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है? श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, कोयले का जलना या फिर जल का विद्युत अपघटन। अब देखो भाई, आपको मैंने बताया था कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा मुक्त हो, है ना, मुक्त होती है, यानी कि रिलीज होती है। जो ऊष्मा और ऊर्जा को रिलीज करते हैं वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इतना पॉइंट सभी को पता है। अब इसमें से मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो नहीं है, आप लोग इसका आंसर करिए। शाबाश गुरुजी, आपकी आवाज 2x में बहुत अच्छी लगती है, तो कहो तो 2x में पढ़ा दो फिर, है ना। चलो फिर आज जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है? श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, कोयले का जलना, हो गया। चलो देखो भाई, अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं ना, जल का विद्युत अपघटन, ये क्या है ना, ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसलिए ये क्या है साहब, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये क्या है जी? आप कहोगे गुरुजी यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आप सभी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। इसके अलावा मैंने आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल बताया था जो कि है प्रकाश संश्लेषण। अगर आपसे फोटोसिंथेसिस ऑप्शन में दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, स्मृति और तर्क के लिए जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क, मेंडुला, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस? बताइए शाबाश। मेरे मॉक टेस्ट में 30-35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कैसे बढ़ाऊं? इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले तो जो आखिरी 15 दिन बचे हैं, है ना, इसके लिए हमारे अंदर क्या मोटिवेशन होना चाहिए, क्या जुनून होना चाहिए, एक उसके ऊपर भी कल एक वीडियो लेकर आऊंगा सवेरे, छोटा सा, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले दिन, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी क्वेरी है भाई। देखो, ये साल चला गया, ठीक है, साल में एक बार भर्ती आ रही है और ये जाने वाली है बस। अभी तक अगर आप लोग पास्ट में, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब पढ़ने का क्या ही फायदा है, अभी तो मेरा इतना रह गया है, चलो देखा जाएगा जो होगा, ऐसा काम नहीं करना। साल में एक बार वैकेंसी आती है, क्या पता अगले साल आपके घर की कंडीशन कैसी हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, क्या पता क्या सिचुएशन हो, क्या कंडीशन हो, अगली बार फार्म अप्लाई कर पाओ ना कर पाओ। वो सारी चीजों को हटा करके ये 15 दिन है, इस 15 दिन में आपको मचाना है भाई, अच्छे से मेहनत करनी है। बस फालतू चीजों पे दिमाग नहीं दौड़ाना, बस कुछ चुनिंदा टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, कल मैं फिर से वो टॉपिक बताऊंगा और आप सभी से पूछूंगा कि इसमें से आपने कितने टॉपिक अभी तक क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। 15 दिन की रणनीति बिल्कुल दमदार कल आपके लिए लेकर आ रहा हूं, सवेरे आपको वो वीडियो मिलेगा भाई, बढ़िया। देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, स्मृति और तर्क करने की, भी हम कुछ सोच पा रहे हैं, हम कुछ निर्णय ले पाते हैं, कुछ समझना हो, उसके लिए जो मेन भाग है सेरिब्रम, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, वो जिम्मेदार होता है। याद रखना, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित यानी कि डेवलप्ड पार्ट होता है, ठीक है साहब। दूसरा देखो, अनुमस्तिष्क, याद रखना कि मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा जो होता है, पीछे का भाग जो होता है,
वो होता है मेरे भाई क्या, अनुमस्तिष्क होता है। इसका काम क्या होता है ना, इसका काम देखो शारीरिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेंडुला सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, वो क्रियाएं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि अनैच्छिक क्रियाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आप कहोगे गुरुजी सांस लेना, ये हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, जैसे हृदय का धड़कना, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण यानी कि इसकी देख रेख में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि भाई किसी को उल्टी करना, निगलना, ये सब चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी कंट्रोलेशन के बिना भी चलती जा रही हैं। वो क्या होती हैं, मेंडुला ऑब्लिगेटा उसको देखता है साहब। हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ गया है जी, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है साहब, शरीर का ये तापमान नियंत्रित करता है। सभी की चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े नंबर 3 पर, बड़े भाई चलो शाबाश। नंबर 3 देखिएगा सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, बताओ भाई। ये वाले प्रश्न ना 2023 जब अग्निवीर नहीं हुआ करता था ना, 2022 में भी आए थे, 2023 में भी पूछे गए हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल स्रोत है, या फिर नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, या फिर जिसको बनने में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से काफी लंबा समय लग जाए, वो होती है नॉन रिन्यूएबल थिंग्स। बताइए क्या आंसर होगा। अरे भाई ये पबजी कौन खेल रहा है, कितना टाइम हुआ क्लास चालू है मेरे भाई, तीसरा ही तो क्वेश्चन है, कितना ही टाइम हुआ होगा। देखो सौर ऊर्जा क्या है, ये तो असीमित है ना, रोज मिलेगी आपको, डेली मिलेगी, जब सूरज निकलेगा तब मिलेगी, तो इसकी टेंशन नहीं है। पवन ऊर्जा भी, जल ऊर्जा भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी अगर आप लोग इसको, परंतु जो कोयला है, कोयला एक बार जलकर समाप्त हो गया तो दोबारा अगर प्राकृतिक तरीके से कोयले की बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा, और अगर जलकर समाप्त हो गया तो कोयले से दोबारा लकड़ी तो नहीं बन सकती, यानी कि रिन्यूएबल तो ये पदार्थ नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है साहब। आप लोग नंबर 4 देखो इसी बात पर, किसे कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आप कहोगे सर जी क्या ये प्रश्न डाल दिया, ये प्रश्न तो आप लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, बेसिक है ना, परंतु मेरा प्रश्न आपसे और भी है, ये गाल्जी उपकरण है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गाल्जी उपकरण को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। लाइसोसोम को तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, केंद्रिका को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, क्या आप लोग ये सारी चीजें बता पाओगे मुझे, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, शाबाश। और लाइक 244, सिर्फ 244 लाइक के लिए तो मैं क्लास नहीं ले रहा भाई अपनी। देखो ध्यान से समझना, गाल्जी उपकरण की बात करेंगे ना, तो गाल्जी उपकरण क्या बोलते हैं साहब, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का कहते हैं साहब ट्रैफिक पुलिस, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा, इसे कोशिका का डाक घर भी कहा जाता है, इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं सर जी, आत्मघाती थैली कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अब जल्दी से बताएंगे लाइसोसोम की खोज किसने की थी, सबसे मोस्ट फेवरेट प्रश्न है साहब, राइबोसोम की खोज किसने की है, खोज किसने की है साहब, जल्दी से इसका आंसर दो। रही बात न्यूक्लियस, तो इसको क्या बोलते हैं साहब, कोशिका का ब्रेन कहते हैं इसको, है ना, कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि ब्रेन, कोशिका का कंट्रोल सिस्टम यानी कि ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को। केंद्रिका की खोज किसने की है, तो इसकी खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा। देखो साहब, लाइसोसोम की खोज याद रखना, क्रिश्चियन, हटो भाई इधर, क्रिश्चियन डी डूबे ने की है साहब, किसकी, लाइसोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज किसने की है, आप कहोगे सर जी जॉर्ज पैलेड, जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहां पे सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। एक अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सारे ही प्रश्न आपको सिलेक्टेड मिलेंगे यहां पे, टोटल सिलेक्टेड, बताइए शाबाश। आज 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। शरीर का तापमान कितना है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98 पॉइंट है ना
फ़ारेनहाइट में 98 के आसपास वैल्यू आती है, सेल्सियस में 36 या 37 डिग्री बोल देते हैं, केल्विन में 310 केल्विन होता है। चलो भाई अवतल लेंस का बता दो। अब विर्चुअल आंसर दे रहा है, देखो साहब ध्यान से समझना, एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आप कहोगे जी आभासी और सीधा, हमारा ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो गया, है ना। वास्तविक और उल्टा की बात करेगा ना तो याद रखना, जो उत्तल लेंस होता है जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा बनाता है साहब। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न आपके सामने है जी, विद्युत परिपथ में एम्पीयर मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये प्रश्न हमेशा से आपके पास कंफ्यूजन वाले रहे हैं और आपका ही कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए मैं आपसे 2-3 प्रश्न और पूछ लेता हूं। ठीक है साहब, देखो ये तो है जी एम्पीयर मीटर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अम्मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, और अगर आपसे आ जाए कि गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में लगाते हैं। चलो एक और बात बताओ मुझे कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? आप सभी का कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं साहब। वोल्ट मीटर अगर आ जाए तो इसको किस क्रम में लगाते हैं साहब। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है जी, घरों के उपकरण, घरों के जो उपकरण होते हैं जैसे कि पंखा, है ना, जैसे कि आपका बल्ब, इनको किस क्रम में लगाया जाता है? सभी का आंसर देना मेरे सभी भाई, तभी मजा आएगा, तभी बात बनेगी चीजों में। चलो भाई शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए। देखे तो सही कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है भाई। समांतर क्रम भी दे रहा है। देखो पंखा, बल्ब हो गया, चाहे आपका यहां पर टीवी पूछ ले, चाहे आपका यहां पर पूछ ले फ्रिज। चलो भाई कंफ्यूजन रहेगा। देखो शाबाश, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा कि एम्पीयर मीटर और गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, तो सभी लोग क्या आंसर देंगे? इनको लगाया जाता है जी सीरीज क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम में। और अगर वोल्ट मीटर की बात करेगा तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं साहब पैरेलल क्रम में। सभी का क्लियर है इतना? समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। अब जो घरों के उपकरण होते हैं जैसे पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज, इनको भी किस में लगाते हैं साहब? समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो क्या मेरे सभी फौजी भाई और उनकी बहनें इसको सही कर देंगी? हाँ, घर का तो सभी ने सही बता दिया था भाई। साइंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, सब भूल जाओ आप। प्रॉब्लम्स तो अगर आपने पूरा रट लिया तब भी रहेगी। ठीक है, जितना है और आप जितना पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में फिक्स हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसी बात पर। विद्युत प्रेस, इस्त्री जिसे बोलते हैं आयरन, इस्त्री कर दो, कपड़े को इस्त्री कर दो, है ना। विद्युत प्रेस का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। विद्युत प्रेस का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? देखो भाई टंगस्टन का तो सभी को पता होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है भाई? आप कहोगे जी बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन का जो संकेत होता है वो होता है W। इसको W करके डिनोट किया जाता है। परंतु अगर हीटर की एलिमेंट की बात करेगा या फिर प्रेस और हीटर के एलिमेंट की बात करेगा तो आप लोग नाइक्रोम आंसर देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन डी है साहब। अब देखो नाइक्रोम में भी आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। नाइक्रोम जो है ना वो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। नाइक्रोम किससे मिलकर बनता है? निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, जिसमें निकेल आपका 80% के आसपास रहता है और क्रोमियम की मात्रा ओनली 20% के आसपास रहती है। क्या यह नंबर 7 सभी का क्लियर हो गया है भाई? किसी का कोई डाउट दूर दूर तक तो नहीं है? इसीलिए क्या है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है। बात क्लियर है? चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ पर स्केटिंग करना आसान होता है क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक। बहुत आसान है भाई, बर्फ पर स्केटिंग करना आसान होता है। या फिर आप अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर तो सभी को पता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया। ग्लेशियर जो है वो ऊपर के बजाय नीचे से क्यों खिसकते हैं? वो ऊपर के बजाय नीचे से पिघलते हैं साहब, नीचे से पिघलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो साहब, बर्फ पर स्केटिंग करना
क्यों आसान होता है? क्योंकि दाब बढ़ने से बर्फ भी गलने लगती है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर में भी सेम रूल फॉलो होता है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या सभी यहां पर 8वें का ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं? डिक्रीज आपका राइट आंसर होगा भाई। क्या चल रहा है जी कमेंट बॉक्स में? ये देखो, ये प्रश्न जो मेरे पास पूछते हैं ना बार बार कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे सिलेक्शन होने के लिए, मेरे भाई ऐसा है कि 15 दिन बचे हैं आपके पास, ये भी खत्म हो गया। 14 दिन बचे हैं। आप किसी का एग्जाम 3 को, 4 को, 6 को, 8 को हो सकता है, तो उस हिसाब से आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आपने पीछे कुछ भी गलतियां की हैं, किसी भी कारण से नहीं पढ़े हो, कुछ भी रह गया हो आपका, उस चीज को छोड़ करके आगे 15 दिन में आपको क्या धमाल मचाना है, क्या मेहनत करनी है, क्या तैयारी करनी है। कोई रिश्तेदार कह देगा भी चल वहां चलना है तो मना कर दो, 15 दिन की बात है। कुछ अटेम्प्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के इस टाइम पढ़ाई पर फोकस करो भाई। इतनी मेहनत कर दो ना, और मेहनत भी कौन सी? सही डायरेक्शन वाली। ये नहीं कि उठा के किताब लगे पड़े उसको पहले एकदम रगड़ रहे दबा के, ऐसा नहीं। जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो पता है कि फिक्स है भैया, घुमा फिरा के अगर 25 शिफ्ट निकाली जाए तो इन टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में बन ही रहे हैं, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। क्या आप लोगों ने अभी तक मैथ के जितने ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली अभी तक? क्या आपने उसकी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली? और वो भी छोड़ो, क्या आपने मेरे मॉक टेस्ट खरीद के उनकी प्रैक्टिस कर ली? आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मेरे से पूछो आप, मॉक टेस्ट में अभी तक सिर्फ 4300 बच्चे इनरोल हुए हैं अभी तक, है ना? और मुझे पता है कि एग्जाम तक इसमें 10,000 प्लस आंकड़ा चला जाएगा, पर मेरा काम 10,000 आंकड़ा पहुंचाने का नहीं है कि एग्जाम तक 10,000 बच्चे उसको एनरोल हो जाए। मेरा मतलब है कि अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के एग्जाम में बात बनेगी। तो अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो आप पता नहीं किस दुनिया में हो, और आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? साल में एक बार वैकेंसी आती है बस, आपको पिज्जा बर्गर बाबू सोना तो रोज करना है। मेरे से पूछो आप, अगले साल कोई गारंटी नहीं है कि फार्म भरोगे नहीं भरोगे, क्या सिस्टम है। आर्मी ने फटाक से एज चेंज कर दी तो बस उसके बाद फिर धरना देना बैठ करके, भी ट्विटर कैंपेन चलाना, यही सब होता है। मौका मिला है तो मौके को भुनाइए, मेहनत करिए साहब, ठीक है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? मेरी बातें कड़वी लगेंगी कभी कभी, पर कड़वी दवाई ना फायदा करती है। मीठा मीठा कह दूंगा कि अरे हो जाएगा, खुद पर भरोसा रखो, ये करो ना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको सही डायरेक्शन में। चलो 9 नंबर का बताओ फटाफट से। करंट अफेयर की क्लास, अरे 2 क्लासेस हो गई करंट अफेयर की आपकी। वर्तमान में कौन क्या है करा दिया है। आज मैंने युद्ध अभ्यास करा दिए हैं, 1 साल का करंट अफेयर भी आपको अलग से वीडियो करा दूंगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो है वो रेनिन होता है। पेप्सिन क्या होता है साहब? ये प्रोटीन को पचाने का एंजाइम होता है। पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन का पाचन करता है साहब। टाइलिन क्या होता है साहब? हमारे लार में होता है, लार में पाया जाता है, और जो भोजन में स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च को तोड़ता है। भोजन में जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। केसिन के कारण दूध का रंग क्या होता है साहब? सफेद होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण। ये एंजाइम नहीं है, केसिन प्रोटीन है एक, है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसी बात पर। किस पादप समूह को संवहनी उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम रखने वाला पहला स्थलीय पौधा माना गया है? पादप विज्ञान ने तो बखियां उघेड़ रखी हैं सबकी पिछले 3 साल से, और नाम नहीं ले रहा हटने का, दबा के पूछ रहा है। मेरी ई बुक के अंदर पूरा पादप विज्ञान मतलब हीरा है, उसके अंदर 3 प्रश्न आ रहे हैं पादप विज्ञान से, यानी कि 6 नंबर सिर्फ मेरी ई बुक के एक टॉपिक अकेला लेकर बैठा है। खैर ई बुक तो 11-12 हजार बच्चे ले चुके हैं, बहुत और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेहनत की है मैंने चीज वो दी है कि आपका सिलेक्शन हो। बस देखो यहां पर संवहनी उत्तक है, याद रखना कि इसने क्या पूछा है कि जाइलम और फ्लोएम रखने के लिए कौन सा पौधा स्थलीय माना गया है। चलो भाई जल्दी से आंसर कर दो एक बार फटाफट से। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो मैंने कल ही बताया था कि ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। आप लोग का दिमाग कहीं और है साहब। नग्न बीजी पौधे कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं, सीधी बात है। थैलोफाइटा में क्या होता है भाई? थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं साल। शैवाल जो है वो किस समूह में आते हैं? तो थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं। ये पॉइंट जो मैंने दिया है ना, ये भूलना नहीं। रही बात ब्रायोफाइटा की, तो इसका मैंने आपको कितनी बार बताया कि गुरुजी इसको पादप जगत का एम्फीबियंस कहते हैं, पादप जगत का उभयचर।
अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है जी टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है जी, जल और खनिज लवण पहुंचाता है। तो ये सब टेरिडोफाइटा के पौधे के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं साहब। सभी का क्लियर है भाई? नंबर 10 क्लियर हो गया सभी का? क्या चल रहा है जी? वापिस पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो मेरे भाई, फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो, नहीं तो कॉल कर लेना। ठीक है भाई, देखो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं आपसे, एग्जाम में जाने से पहले पहली बात तो हमारा ये एप्लीकेशन शुभम क्लासेस को आप अभी डाउनलोड कर लो, अभी के अभी डाउनलोड हो जाना चाहिए। अंतिम 15 दिन बचे हैं, 15 दिनों में आपकी क्या तैयारी है भाई? कितने मॉक टेस्ट लगा लिए आपने यहां से या कहीं और से भी? 10-15 मॉक टेस्ट अभी तक लगाए हैं, नहीं लगाए हैं? एनी हाउ कुछ भी हो जाए भैया, जीना पड़ जाए मरना पड़ जाए, रात को सोने से पहले एक मॉक टेस्ट मुझे आपका चाहिए। एक टेस्ट आपको रात को सोने से पहले किसी भी कीमत पर लगाना ही लगाना है। ठीक है, 30 पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं, और वो भी वो पेपर्स गारंटी के साथ, इसमें से प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे, एरो गैरो नहीं है कि उठा के कॉपी पेस्ट मार के दे दिए। जिन्होंने लगाए हैं उनको पता है ना। एग्जाम 1 जून से 15 जून तक है, और आप सभी के लिए ये 99 का ऑफर है, जो कि कल रात के 12 बजे तक वैलिड है। कल रात के 12 बजे तक ये 99 रुपीज का ऑफर है। जिन्होंने परचेज नहीं किया है, अब प्रैक्टिस से ही तो आपका स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर कैसे बढ़ेगा? परचेज नहीं किया, परचेज कर लेना हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर। ठीक है, और ई बुक जो कि आपके हर एग्जाम में प्रश्न यहां से फंसेंगे, ये 79 रुपीज का आपके लिए इस समय प्यार है, और ये शायद आज रात के 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। जिसने ई बुक परचेज नहीं की है, कॉम्बो पैक जिसमें 2 बुक्स मिलेंगी, परचेज कर लेना। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 8930141125, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई डाउट हो तो कॉल कर लेना। सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस पर दनादन मिल जाएगा। चलो भाई सेशन पे चलते हैं। आओ भाई, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोरीफेरा संघ से संबंधित है? अब आपको मेरी साइंस की क्लास देखते हुए 10-15 दिन तो हो ही गए होंगे, और ये वाला प्रश्न मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है। चलो इसी बात पर आंसर आने दो फटाफट से, इसी बात पर आंसर आने दो जल्दी से। क्या आंसर होगा? 700 लाइव है इस समय। सर मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है और घर वालों से परेशान हूं। अरे बाप रे बाप, ये तो कुछ और ही बात कर रहा है। और मैंने अभी क्या कहा है कि आपकी तैयारी कैसी भी हो, पीछे आपका समय कैसा भी गया हो, नहीं पढ़ पाए हो, ये 15 दिन तो आप अपने जाने मत दो। साल में एक बार वैकेंसी आती है, सिलेक्शन तो 15 दिन में भी हो जाता है। वो मेरे 30 पेपर ही लगा के चले जाओ, देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता। ठीक है, उसमें से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पर पेपर लगा के आपको सॉल्यूशन भी लगाने हैं, तब जाके बात बनेगी। सॉल्यूशन भी पढ़िएगा, वो 30 पेपर ही आपको सिलेक्शन तक लेके चले जाएंगे। पर आप लोग का क्या है ना, 4 क्वेश्चन यहां से देख लिए। आज मेरा मूड बहुत खराब है, एक दो बच्चे कॉल आए हैं ऐसे ही कि सर जी पढ़ाई नहीं हुई है, पिछले 3 महीने से 10 क्वेश्चन यहां देख लिए, चलो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट वहां देख लिया, 15 मिनट वहां देख लिया, ना नोट्स बनाए ना तैयारी की। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों भाई। ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं मैं, और आप लोग भी मेहनत करो। देखो पोरीफेरा संघ से स्पंज संबंधित है। हाइड्रा किस संघ का है भाई साहब? सिलेंट्रेटा का है, ये कई बार बता दिया है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा, जिसको क्या बोलते हैं, निडेरिया भी कहते हैं सर, निडेरिया संघ। ये मक्खी कहां से घुस गई हमारी क्लास में? जीन ना दे भाई। चलो खैर कोई। देखो तारा मछली इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपनी स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में लिख लेना। इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ से है। और जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? इसका आंसर आप सभी मेरे फौजी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बताओ साहब। अच्छा देखो, एक पॉइंट छोटा सा रिट लो। स्पंज के साथ है ना, पोरीफेरा संघ में एक और आता है जिसका नाम है जी यूके लेप्टला। यूके लेप्टला भी किस संघ का है? तो पोरीफेरा संघ का है। बस माइंड में चीजें आ गई तो करवा दी मैंने आपको। नंबर 12, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे के संकरण का उपयोग किया था? चलो भाई शाबाश। 15 दिन का बताओ कैसे करूं भाई? कोशिश कर रहा हूं कि कल सुबह एक स्ट्रेटजी का वीडियो आपको डाल दूं कि 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है, कैसे जी तोड़ मेहनत करनी है आपको। बस मेहनत करने के लिए तैयार रहना, पीछे मत भागना 15 दिन के लिए। मेरे पास थोड़ी सी घर में कुछ समस्याएं हैं,
कि शायद मेरी आगे 5-6 दिन क्लास गैप हो जाए, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। पर इस समय मैं क्लासेस बहुत दूसरे तरीके से ले रहा हूँ, वही मॉक टेस्ट भी थोड़े से रह गए, वो भी कंप्लीट करने हैं। सुबह शाम की क्लास है, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल। चलो, राइट आंसर ऑप्शन है बी है जी। आई बी कहां से कर दिया बेश। चलो भाई, ग्रेगर मेंडल ने अपने संकरण के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। क्या मेरे सभी भाइयों ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी करेक्ट है साहब। अगला प्रश्न है जी, समुद्र में या जहाजों पर सटीक समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। फेदोमीटर, समुद्री क्रोनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर सेक्सटेंट? क्या आंसर होगा साहब? कांग्रेचुलेशन सर जी। हाँ भाई, वीडियो तो डाल ही दूंगा मैं। ममता ने आंसर दिया है जी पैसम सटिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम। गुड। मरीन क्रोनोमीटर, वेरी गुड। देखो साहब, फेदोमीटर का क्या है, मेरे फौजी भाई कहेंगे कि सर जी फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, है ना, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्रोनोमीटर का मतलब ही है जी, क्रोनोमीटर क्या होता है जी? एक समय मापी यंत्र होता है, समय का पता लगाने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है साहब? जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर हाइड्रोमीटर होता है। और सेक्सटेंट क्या होता है साहब? सेक्सटेंट का प्रयोग जो है ना, वो कोणीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। सभी का क्लियर है मेरे भाइयों का? चलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म रक्त वाला जीव है? 2024 के एग्जाम वाला कोई बच्चा तो नहीं होगा मेरी क्लास में। 2024 में यह प्रश्न कराया था मैंने आपको, है ना। और एग्जाम में आया था शीत रक्त प्राणी वाला। एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था? एग्जाम में प्रश्न आया था भाई आर्मी के 2024 में कि कौन सा शीत रक्त वाला जीव है। अब इंग्लिश मीडियम वाले फंसेंगे, बता रहा हूं। शीत रक्त वाला एक जीव है, यानी कि जिसका ब्लड ठंडा होता है। ये वार्म ब्लडेड है और उसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड। इस प्रकार से प्रश्न आया था, ठीक है। और जो राइट आंसर था आपका, उसमें था मेंढक, ऑप्शन में, ठीक है। उसमें ऑप्शन में क्या था साहब? मेंढक था, है ना। अब मैंने आपको बोला कि इनमें से कौन सा गर्म रक्त वाला है। तो देखो, छिपकली, सांप और मेंढक, ये क्या है साहब? जितने भी सरीसृप होते हैं और उभयचर होते हैं, वो उनका शीत रक्त होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। याद रखना, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। परंतु जो कबूतर की बात करेंगे, कबूतर गर्म रक्त वाला जीव है। मनुष्य जो है वो भी गर्म रक्त वाला ही जीव होता है। नंबर 15 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व। मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम 25 तारीख को है। मैं वेस्ट बंगाल से हूं। मेरा एग्जाम सेंटर बिहार में है और मुझे अग्निवीर का एग्जाम भी देना है। कोई बात नहीं भाई, दोनों एग्जाम दो, आपको क्या दिक्कत है। एक चीज याद रखना कि क्या कह रहा है भाई, मैं हूं 2024 वाला। वाह भाई वाह, एक बच्चा है 2024 का। लाइक की संख्या 600 और बच्चे कितने देख रहे हैं? 750 से ज्यादा। लाइक कर देना जी। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे हीलियम है, तीसरे नंबर पे क्या है साहब? लिथियम है। सोडियम तो नंबर 11वें पे आता है कि नहीं? सभी चीजें क्लियर हैं आपकी? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है साहब। अब हाइड्रोजन की अगर कह देगा खोज किसने की है, तो मुझे आप लोग बता पाओगे। अगर आपको कह देगा कि हीलियम गैस की खोज किसने की है, तो क्या आप सभी मुझे इसका आंसर दे पाओगे? इन दोनों का आंसर दे दो प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। चलिए शाबाश। मेरी साइंस वीक है, मैं क्या करूं? यश भाई मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, दिक्कत ना लो आप। साइंस वीक है, पढ़ाई तो करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मेरी ई बुक की साइंस पढ़ ली आप लोगों ने? ई बुक के अंदर बेसिक से लेकर मीडियम तक की साइंस थी, जो अभी रुक जा, भी बता रहा हूं मैं आपको। देखो, हीलियम की खोज किसने की है? तो आप कहोगे जी लोकेयर ने की है। किसने की है? लोकेयर ने। और हाइड्रोजन की खोज किसने की है साहब? हेनरी कैवेंडिश ने की है। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो आप कहोगे जी हेनरी कैवेंडिश ने की है ना। नंबर 16 देखो इसी बात पर, फिटकरी का उपयोग आमतौर पर जल शोधन में किस रूप में किया जाता है?
ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है, बस मैंने उसमें आपका अपोजिट पूछा था, इसमें मैंने उल्टा पूछ लिया है। चलो आंसर दो नंबर 16 का। यार चलो भाई आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं साहब। क्रिश्चियन बर्नार्ड हार्ट ट्रांसप्लांट वाला था भाई, है ना। देखो साहब, फिटकरी यानी कि पोटाश एलम का उपयोग जल शोधन के लिए किया जाता है और उस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं जी, कोगुलेंट कहते हैं। क्लियर है साहब। रोगाणुनाशक, देखो साहब, अगर आपको कहते हैं कि जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आप लोग आंसर देना साहब, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। एंटासिड तो भैया ये पेट में गैस के लिए, आप लोग दवाई भी खाते हो ना पेट में गैस के लिए, जैसे डीएसआर है, वो एक एंटासिड का ही तो प्रकार है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, पादप कोशिका का कौन सा भाग कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। Which part of the plant cell provides shape and rigidity to the cell? बताइए, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या फिर रसधानी, आंसर क्या होगा फटाफट से। कह रहा है मैंने 16 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, 36 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। 36 प्लस का मतलब है कि आपके 100 में से 72 प्लस क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं। अच्छा स्कोर है 72 प्लस। अब क्योंकि आपके 36 प्लस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं, मैंने ऐसा काम नहीं किया, मैंने कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किए हैं, सारे नए नए प्रश्न मिल रहे होंगे आपको। आपने मान लो 36 टेस्ट में, मैं सिर्फ जीके साइंस की बात बताऊं, देखो जीके और जीएस की बात बताऊं तो एक पेपर के अंदर जीके जीएस आपके कहोगे जी जीके के 15 हैं, साइंस के 15 हैं, एक पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन है साहब। कहोगे ठीक है साहब। एक भाई ने कहा कि 16 लगा लिया, यानी कि अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे 480 क्वेश्चन हमारे बन गए। और ये 480 पता क्या चीज है, ये 480 एकदम सोना है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जीके साइंस के। अब तो रही ये बात, परंतु अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं ना, जो मैंने एप्लीकेशन में इनका एक्सप्लेनेशन दिया है, डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, तो समझ लो कि एक क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं। तो अगर आप लोग इस 480 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, है ना, तो ये आपके 3000 प्लस क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं मैंने। आपको नहीं पता है कि आपके बैक एंड पे कितना काम हो रहा है। बस अगर आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, नंबर कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर पेपर नया बन रहा है ना। अगर मैं रिपीट करता तो आपके नंबर बढ़ते रहते, पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आपको मैं सॉल्यूशन में दे दे रहा हूं, बहुत सारी डिटेल दे दे रहा हूं, और डिटेल वो पूरे टेबल के साथ भी दे रखी है, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट ऑन पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारी डिटेल्स हैं। आपको नहीं पता, जब एग्जाम में बैठोगे ना तब पता लगेगा कि क्या आपके माइंड के साथ काम हुआ है। ऑप्शन बी देखो, कोशिका भित्ति जो है, क्योंकि पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति ही पाई जाती है, जो कि किसकी बनी होती है साहब, जो कि सेलुलोज की बनी होती है साहब, है ना, सेलुलोज की बनी होती है, और ये कोशिका को आकार और मजबूती प्रदान करता है। नंबर 18 आपके सामने भाई, कौन सा पादप उत्तक मुख्य रूप से भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार है। लो मेरे भाई, हाँ 18 पर आ गए, 80 प्लस मार्क्स। अबरार अहमद भाई, तेरे से तो उम्मीद मेरे को बहुत है ना, बहुत पहले से क्लास देख रहा है, बहुत उम्मीद है आपसे, अच्छे से मेहनत करना। चलो भाई आंसर दो जी फटाफट से, क्या आंसर यहां पर होगा साहब। देखो आपको पता है, मैंने इसका कल एक प्रश्न आपको कराया था ना, मैंने आपको कल कॉलन काइमा बताया था, है ना। ये क्या काम करता है साहब, ये पौधे को, कल ही बताया था मैंने आपको, लचीलापन, कल नहीं परसों, कल तो क्लास ही नहीं हुई, लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ना, लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ये याद रखना। ऐसे देखो, पादपों में मुख्य रूप से भोजन का भंडार के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप लोग पैरेनकाइमा कहेंगे। और भोजन के संचय के लिए कौन सा उत्तक है साहब, भोजन के संचय के लिए जो उत्तक है उसका आंसर क्या होगा गुरुजी, वो तो हो जाएगा फ्लोएम। सभी को ये चीजें तो पता ही है। अब देखो साहब, ये सैक्रिलिन काइमा क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है,
पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है, पौधों को मजबूत बनाता है साहब। ये तीनों क्लियर हो गए। ये वैसे आपको मैंने बहुत दिन पहले भी ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी, आज मैंने आपके लिए फिर से सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है जी, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? चलो शाबाश। क्लास का टाइमिंग शाम को 7 या 7:15, ठीक है, और सवेरे 10:30। अनुराग भाई धन्यवाद, आप सुंदर हो। हाय, कसम से बता भाई। चलो, जंग का फॉर्मूला होता है साहब, ऑप्शन ए Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर के होते हैं, है ना। अच्छा, जंग कैसे लगता है? तो इसका एग्जाम में प्रश्न आया था साहब, नमी प्लस ऑक्सीजन के मिलने से जंग लगता है। जंग क्या है? एक ऑक्सीडेशन है और एक रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर हो गया चीजें आपको? Fe3O4 क्या होता है साहब? ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है जी। मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है, इसका फॉर्मूला होता है। FeO क्या होता है साहब? ये तो फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड, है ना। और FeOH3 क्या होता है साहब? आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो नंबर 20, वृद्धावस्था में लोगों का नेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? The crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. The condition is called is. महाकाल की दीवानी कह रही है सर जी, अगर धोखे से भी सिलेक्शन हो गया ना तो मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगी जी। चलो भाई, धोखे से ही सिलेक्शन हो जाए आपका, आईफोन तो बाद की बात है, आईफोन तो कोई बात नहीं, आप अपना जीवन सफल करो बस, ठीक है। मायोपिया आपको पता है, निकट क्या होता है मायोपिया? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया के लिए क्या लगाते हैं साहब? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया के लिए, है ना। रही बात मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद ऑप्शन बी करेक्ट है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद हो जाता है, जिससे आंख में धुंधला दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष का मैंने आपको बताया था, बाईफोकल लेंस, है ना। बाईफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा भी आंख की एक बीमारी होती है। क्लियर है भाई? नंबर 21 देखो इसी बात पर, ओजोन परत सूर्य से आने वाले किन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है? अब यह प्रश्न तो आसान है भाई, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल ही आसान प्रश्न ले लिया है मैंने। आंसर दो शाबाश। आप कहां से बोल रही हो? मैं तो अंबाला हरियाणा से बोल रही हूं। यह क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, रोहित शर्मा, बिल्कुल आया होगा भाई, बिल्कुल आया होगा। यह क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था। ओके, लाइक की संख्या सिर्फ 800 है, नहीं दोगे? 1000 लाइक नहीं करोगे? प्लीज कर दो ना 1000 लाइक। देखो यहां पर तो पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट वेव्स यानी कि यूवी रेस, ठीक है। जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो समताप मंडल में होती हैं, पता है ना आपको। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो, ये क्या है? 22 नंबर पे आ गए हम लोग, गुड। नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? Which of the following is not an abiotic component of an ecosystem? तापमान, मिट्टी, पौधे या जल। अजैविक घटक क्या होता है जिसके अंदर कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती? अजैविक घटक, है ना। ना तो ये सांस लेते हैं, ना या कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो जैविक नहीं होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, पेड़ पौधे सांस लेते हैं। इसलिए जो पौधे हैं वो क्या है साहब? पौधे तो एक जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक है। ऑप्शंस देखकर भी बहुत सारे प्रश्नों का आप लोग हल एग्जाम में भी निकाल सकते हो। क्या चल रहा है अभी कमेंट बॉक्स में भाई? 700 लाइव हैं, लाइक अभी भी 900 हुए हैं, 100 लाइक बाकी हैं हमारे। शाबाश।
आवाज आ रही है, आवाज में कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, धातुओं को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है क्या कहलाता है? कोई 2025 वाला बच्चा क्लास देख रहा है, आर्मी के 2025 के एग्जाम में प्रश्न आया था। कौन सा भाई मेरा 2025 वाला क्लास देख रहा है? जल्दी से इसका आंसर कर दो फटाफट से, क्या आंसर है इसका? शाबाश, है ना, गुड। गौरव बिस्ट करे हैं मेलिएबिलिटी। अच्छा, अंग्रेजी में तो भाई डक्टिलिटी भी आंसर दिया है एक ने, सत्यम में भाई डक्टिलिटी। देखो ध्यान से समझो, मुझे पता है यहां पर कंफ्यूजन होगा। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता धातुओं का वह गुण है, धातुओं का वह गुण है जिसमें उनको खींचकर पतली तारों में बदला जा सकता है। खींचकर पतली तारों में बदलना, ये क्या कहलाता है साहब? ये कहलाता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। परंतु उन्हें पीट कर पतली चादरों के रूप में बना देना, वो कहलाता है साहब मेलिबिलिटी यानी कि आघात वर्तनीयता। चीजें क्लियर है भाई? चलो फिर नंबर 24, सेकंड लास्ट। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में डैश होते हैं, अम्लीय होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर उभयधर्मी होते हैं? बताइए। शानदार। वॉरियर कह रहे हैं कि मेरे उसमें प्रश्न आया था, मैं गलत करके आया था। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। ध्यान से समझना मेरे सभी भाई जो भी क्लास देख रहे हैं, अगर क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, अधातुओं की बात करेगा ना तो अधातु जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ध्यान समझो, देखो अधातु लिखा है यहां पे, आप अ से अम्लीय को पकड़ लेना। और अगर सिर्फ धातु की बात करेगा तो जो बचा है क्या, धातुओं की जो प्रकृति होती है, नेचुरलिटी होती है, वो क्या होती है गुरुजी? वो होती है क्षारीय। क्या सभी का क्लियर है मेरे भाई? क्या सभी का यहां पर क्लियर है? क्या कह रहा है जी? 22 वाला मेरे में आया था, आया होगा भाई। चले भाई, क्लियर है सभी का? आज का लास्ट प्रश्न देखो, सोल्डर यानी कि टंका किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? फटाफट से आंसर कर दो भाई। सीसा और टीन, तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, या फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम? नंबर 25 का आंसर करिए साहब। नेगेटिव मार्किंग तो मुझे नहीं लग रहा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, फॉर्म में कुछ दिया नहीं है, पिछले साल भी नहीं दिया था नेगेटिव मार्किंग, पिछले साल भी नहीं थी, तो शायद इस साल भी नेगेटिव मार्किंग ना हो। सोल्डर, देखो साहब, तांबा टीन की बात करेंगे ना तो याद रखना, जो कांसा होता है यानी कि जो होता है ब्रॉन्ज, वो होता है साहब तांबा टीन का मिश्रण, है ना। कॉपर और जिंक की बात करेंगे तो आपको पीतल याद रखना है, जिसको ब्रास कहते हैं। क्या रखना है? पीतल। और अगर आपको कह देगा साहब टीन और शीशा, ठीक है, उसको ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। वो किसका मिश्रण है साहब? सोल्डर यानी कि टंका का मिश्रण है जी। चीजें क्लियर है जी? एक बार इंपॉर्टेंट नोट बता दो, ई बुक कैसे कंप्लीट करनी है। ई बुक कैसे कंप्लीट करनी है मैंने बता दिया है, मैं कल शायद कोशिश करूं वीडियो लेकर आ जाऊं आपके लिए। ये प्रश्न होमवर्क का है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली कोशिका की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है? Which of the following is the primary energy currency of the cell produced during cellular respiration? ये प्रश्न आपका होमवर्क का है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है ना, वो हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और भाई देखो, मैं एक चीज तो सभी को फिर से बोल दूं कि 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेना, बस मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा कि पूरी किताब ही रगड़ दो भाई, पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो कुछ चुने हुए 30+ टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेना, मैंने जो बताए हैं आपको। हमारी स्टैटिक जीके वाली बुक कंप्लीट कर दी, उसको कंप्लीट कर लेना। स्टैटिक जीके वाली बुक में याद रखना, जो मेरी बुक है ना साहब स्टैटिक जीके, अभी फिर से बता रहा हूं, जो लास्ट के 15 टॉपिक हैं ये मैंने किए हैं साहब नए अपडेट,
और ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, ये लास्ट के 15 टॉपिक खत्म होने ही चाहिए और पूरी स्ट्रेटेजी के कंप्लीट कर लेना। जो मेरी दूसरी ई बुक है ना, उसमें आपको पॉलिटी और साइंस पूरी पढ़नी है भाई। क्या आप लोगों ने अभी तक टेस्ट लगाए हैं? कितने टेस्ट लगा लिए हैं भाई बिना टेस्ट के? यार मान लो कि आपका एक 400 मीटर का ट्रैक है, ये आपकी 400 मीटर की रनिंग है। कुछ बच्चों क्या होता है ना कि हम पहली बार गए 400 मीटर की रनिंग करने, पहले दिन हमारा समय आ गया मान लो 5:30, ठीक है, कहेंगे अरे पहले दिन तो 5:30 समय आ गया भाई, 5:30 ही मिनट में हो गई। फिर जब दूसरे दिन लगाने जाते हैं ना, दूसरे दिन समय आता है भाई 6 मिनट 20 सेकंड, बस यहां से डर चालू हो जाएगा। फिर तीसरे दिन समय आएगा भाई 6:10, यानी कि ये 5 के आसपास आएगा ही नहीं, ये यहीं पे घूमता रहेगा पिछले 10-15 दिन। फिर जाकर के धीरे धीरे ये 5:30 पे आएगा। जो पहले दिन आपका टाइम आया था ना, वो टाइम दोबारा से अचीव करने में आपको 10-15-20 दिन लग जाते हैं। फिर जाकर के आपकी असली प्रैक्टिस शुरू होती है। फिर जाकर के आप 4 मिनट के आस 4:45, 4:40, 4:50 का समय लाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही ऐसा है कि कुछ बच्चों ने मेरी एप्लीकेशन में पहला वाला फ्री टेस्ट लगाया है, उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पर तो 50 में से कुछ बच्चों के 100 नंबर भी आए हैं उसमें पहले टेस्ट में, कुछ के 70, 78, 65, 70 भी आए हैं। सोचा कि जब आ गया तो लगा लेंगे। दूसरा टेस्ट लगाओगे तो पता लगेगा रे दूसरे टेस्ट में तो भैया हमारे 25 ही सही हो रहे हैं, किसी में आपके 28 सही होंगे, किसी में 32 सही होंगे। ऐसे कर करके जब आप डेली अपने मानसिक लेवल से आप गुजरोगे एग्जाम वाली फीलिंग लेकर के, एग्जाम में आप कितने स्ट्रांग बन के जाओगे ये आपको चीजें नहीं पता अभी। बस मेरे टेस्ट सीरीज का आपको सॉल्यूशन जरूर लगाना है, सॉल्यूशन के बिना मजा नहीं है। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन के साथ ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, मेहनत करके डाला है। इस समय 99 रुपीज की हमारी हिंदी इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। पूरे 30 पेपर आपको दूंगा। आखिरी के 15 दिन है, खुद को झोंक दो तैयारी में, बस रगड़ दो अच्छे से। और साथ में एक काम करना, उसी एप्लीकेशन पर 79 रुपीज की ई बुक भी मिलेगी। आप चाहो तो स्टैटिक जीके पढ़ लेना। और इसके अंदर ना, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, इसके अंदर मेरी जो ई बुक है उसके अंदर पॉलिटी और साइंस ये अभी भी एनी हाउ आपको किसी भी कीमत पर कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। ये आज रात के 12 बजे तक है, फिर इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 1000 लाइक भी कर दिए, धन्यवाद जी। खुशी सैनी देख लिया जी आपका कमेंट। सर जी मॉक टेस्ट में अभी तक 30 सही हो रहे हैं, अच्छा स्कोर है वॉरियर भाई, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब जाओ एक बार किसी और का भी फ्री टेस्ट अवेलेबल होना तो वो लगाकर देख लेना, कितना अच्छा स्कोर आएगा वहां पर। आई एम फ्रॉम मेघालय, वेरी गुड। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया, गुड। ठीक है भाई, सेशन को बंद करते हैं, अपना ख्याल रखना। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।